आप रॉबिन शॉ पुष्प से मिलने आए? जी हाँ, मैं ही रॉबिन शॉ पुष्प हूँ। जी, आइए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक बात कहूँ, जब कोई सोच शबनम की नाजुक बूंद की तरह कलम की नोक पर स्याही बनकर बस जाती है, तब कागज़ पर उतरते हैं अक्षर, अक्षर बन जाते हैं शब्द, शब्द बन जाती हैं पंक्तियाँ, और यही पंक्तियाँ किताबों में हो जाती हैं दर्ज। जब आप किताबों के पृष्ठ पलटिएगा तो हर पृष्ठ पर आपको एक रॉबिन शॉ पुष्प मिलेगा। आपकी असली और सही मुलाकात किताबों के पृष्ठों पर ही रॉबिन शॉ पुष्प से हो सकेगी। बीस दिसंबर 1934 को बिहार के शहर मुंगेर के एक ईसाई परिवार में जन्मे पुष्प को भी शायद नहीं पता था कि वो एक दिन हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। एक ऐसी पहचान जो उनकी अपनी बनाई हुई होगी। राजनीतिक जोड़ तोड़ से परे, गुटबाजी खेमेबाजी से अलग, सिर्फ एक लेखक की पहचान। पुष्प किसी खेमे में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके सबसे बड़े आलोचक उनके पाठक हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। पाठनीयता का संकट शायद ही कभी उनके करीब आया हो। पुष्प जी, मैं समझता हूँ कि हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार हैं और उन्होंने जीवन के उन पक्षों को लिया है जिनको प्राय दूसरे कथाकार नहीं लेते हैं। उनकी भाषा बहुत काव्यात्मक है और जिस पात्र का वो चित्रण करते हैं उसको लगभग अपने भीतर जीते हैं, इसलिए उनकी कहानियां अपने साथ बहा ले जाती हैं। पुष्प की मां को हिंदी, उर्दू और बांग्ला साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति गहरी आस्था थी, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रविंद्रनाथ रखा था। पर स्वतंत्रता पूर्व समाज में पल बढ़ रही अंग्रेजियत की वजह से पता नहीं कब पुष्प रविंद्रनाथ से रॉबिन हो गए, रविंद्रनाथ शॉ से रॉबिन शॉ। बाद में इस लेखक रॉबिन शॉ ने खुद को अंग्रेजियत से निकालने का प्रयास किया और खुद को पुष्प बना लिया। जीवन एक गुल्लक है और हर दिन एक सिक्का। आज मैंने खर्च किया, फिर एक दिन। इनकी कहानियां भारत की कई भाषाओं में भी अनुवादित हो चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और बीबीसी के लिए कई कहानियां लिखने वाले पुष्प की रचनाओं के दर्शक और श्रोता हर जगह मौजूद हैं। अपने कॉलेज की पत्रिका में अखबार नामक कहानी से शुरुआत करने वाले इस लेखक की पहली कहानी प्रतिद्वंद्वी 15 जनवरी 1957 में धर्मयुग में छपी। इसके बाद इस लेखक की कलम ने न जाने कितनी ही कालजयी कहानियों की रचना की। इनकी अति चर्चित कहानियों में से कुछ हैं: थोड़ा सा समुद्र, थोड़ा सा आकाश, शरणार्थी, अग्निकुंड, शव यात्रा, घर कहां भाग गया, शिनाख्त, आउटसाइडर, यत्न शिविर, घूस, गिद्ध और गणतंत्र। अनेक बार पुरस्कृत और सम्मानित पुष्प को राजभाषा विभाग और राष्ट्रभाषा परिषद ने भी पुरस्कृत किया है। इसके अलावा पुष्प को सारस्वत सम्मान, मसीही साहित्य रत्न सम्मान, शब्दांजलि द्वारा मुरली सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। नवचेतन साहित्य, संस्कृति एवं समाज कल्याण परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनके बहुचर्चित उपन्यासों में अग्निकुंड, बंद कमरे का सफर, दुल्हन बाजार, खुशबू बहुत है शामिल हैं। उन्होंने अनेक विषयों पर और अनेक धर्मों पर लिखा है।
उनके स्त्री पात्र निश्चय ही बहुत ही सशक्त और एक तरह से शालीन है। पुष्प जी बहुत शालीन कथाकार हैं, उन्होंने कहीं भी मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन एक दौर आया जब मैंने फिल्में बनानी शुरू की, तो गीत वीत लिखने का तो शौक था, तो मैंने सोचा कि चलो गीत वीत भी लिखते हैं, तो कहानी भी लिखते हैं, डायलॉग भी लिख लेंगे। सृजन की एक अन्य विधा फिल्म से भी पुष्प अछूते नहीं रहे। इन्होंने बिहार की पहली लघु फिल्म पाबंदी का निर्माण भी किया। इसके बाद इन्होंने अपना दुश्मन, डाक बाबू, माटी की पुकार, नया सवेरा, आत्महत्या बनाई। इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों के लिए गीत, पटकथा और संवाद भी लिखे। बिहार के युवा हिंदी कथाकार, बिहार के युवा उर्दू कथाकार, बिहार की उपन्यासिकाएं, बिहार की हिंदी लेखिकाएं जैसी संपादित कृतियों के जरिए इन्होंने बिहार की जमीन से जुड़े होने का कर्ज भी अदा किया है। समय स्टॉल पर शायद ही कोई महीना ऐसा गुजरता था कि जो स्टॉल पे पहुंच जाओ और किसी न किसी पत्रिका में पुष्प जी की कहानी न मिले, ऐसा शायद ही कोई महीना होता था। तो बहुत सारे फैंस भी थे। नई पीढ़ी से सीधे संपर्क में रहने वाले कथाकार, उपन्यासकार पुष्प अपने समाज के अंतर्विरोधों और रूढ़ियों के खिलाफ लिखते बोलते रहने के कारण भी आलोचना के पात्र रहे हैं। हिंदी कहानियों में बिहार को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पुष्प के चेहरे पर गुजरे वक्त के हजारों अफसाने नक्श हैं। कभी फुटबॉल और कैरम के धुरंधर खिलाड़ी रह चुके पुष्प अब भले ही खेल नहीं पाते हों, पर उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी जिंदा दिली और खुशमिजाजी से लोग अछूते नहीं रह पाते हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों से बहुत मिलते जुलते हैं, और कोई भी आता है, इनके पाठक आते हैं या कोई भी मिलने जुलने वाले आते हैं तो एकदम बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं और बिना खाना खिलाए किसी को जाने नहीं देते। तो हम लोग के बहुत से मित्र परिचित सब बहुत हो गए हैं। और अब ऐसा है कि मेरे बच्चे तो मुझे मामा कहते हैं, इनको पापू कहते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग भी अब हम लोग का नाम मामा और पापू ही हो गया है। रॉबिन शॉ पुष्प को अनेक बड़े साहित्यकारों और कलाकारों ने सराहा है। बहुतों से उनके निकट संबंध रहे हैं। पुष्प को भाषण देने के लिए सेमिनारों में आमंत्रित किया जाता रहा है। एक पंक्ति में कहा जाए तो पुष्प रिश्तों में जीने वाले कथाकार हैं। आपने ये जो भोजन दिया है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इसे खाकर हम तृप्त हों और पाने वाली शक्ति को नेक काम में लगाएं। हम अपने परिवार के तमाम सदस्यों को और इस घर से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रार्थना में याद करते हैं, सबके साथ हो, सबको सुखी और समृद्ध बनाएं। पुष्प खाने और खिलाने के बेहद शौकीन हैं। इन्हें जानने वालों के बीच 2 बोटी और 4 रोटी का जुमला हर कोई जानता है। दिल की बीमारी से पीड़ित पुष्प आज भी 2 चीजों से परहेज नहीं करते, अच्छा खाना और अच्छी कहानियां। चाय और सिगरेट तो जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज भी तमाम बंदिशों के बावजूद पुष्प इन्हें अपने आप से दूर नहीं कर पाए हैं। और जब लिखने बैठते हैं तो एक ही सिटिंग में लिखते हैं। तो पहले तो कमरा बंद करके बैठ जाते थे और पानी 1 गिलास का रख लेते थे और एकदम साफ सफ़ेद कागज़, बिना रूलदार कागज़ लेते हैं और सबसे ऊपर बाईं तरफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लिखते हैं। और इनकी आदत है कि एक ही सिटिंग में पूरी कहानी लिख जाते हैं। हर धर्म को समान रूप से सम्मान देने वाले पुष्प की दिनचर्या काफी सरल और सीधी है। 2 बेटों के पिता पुष्प अपनी पत्नी और भतीजी के साथ समय बिताना नहीं भूलते। ये बात अलग है कि इनके बीच भी पढ़ने पढ़ाने का ही दौर चला रहता है।
और जब कहानी लिख के ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले मुझे और अपनी भतीजी जॉयशीला शॉ को सुनाते हैं, और हम दोनों ही प्रथम श्रोता होते हैं और इनके मुंह से कहानी पहली बार सुन लेते हैं, तो इसके बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत खुशी होती है। आसपास घूमना और घर के कामकाज से भी पुष्प को परहेज नहीं है। हर रोज लोगों से मिलना, उनसे बातें करना इन्हें जैसे आत्मिक सुख देता हो। 1974 का जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ जन आंदोलन, नुक्कड़ पर काव्य पाठ, पुष्प का फणीश्वरनाथ रेणु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर संघर्ष करना, फिर भूमिगत होना, अपने आप को एक बार फिर पहचानना। पुष्प ने न जाने कितने ही रंग देखे हैं अपनी जागती आंखों से। मैं उन्हें मानता हूं कि वो हमारे समय के और एक उन महत्वपूर्ण कहानीकारों में से हैं जिनके नाम के बिना हिंदी कहानी का इतिहास पूरा नहीं होता है। जब कोई आदमी पूरी ईमानदारी से कलम पकड़ता है तो समझ लो वो अपने लिए सलीब चुन लेता है। मैंने भी एक सलीब चुनी है। ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि मैं अपना लेखक धर्म निभाने में कितना सफल हो सका।